हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। हालांकि इस टॉपिक पे वीडियो कई बार बनाया हुआ है, लेकिन एक रिफ्रेशिंग वीडियो जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि पीआईडी, क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं और जो नए व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो मेरे पुराने वीडियो को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए फिर से एक रिफ्रेशिंग वीडियो बना लिया है विथ न्यू डिटेल के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले पीआईडी कंट्रोल होता क्या है, पीआईडी तीनों का रोल क्या होता है और किस तरीके से ये काम करते हैं, और हम जब लूप की ट्यूनिंग करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी ट्यूनिंग जो है वो बेस्ट हो जानी चाहिए। राइट। बस अब आपको पहले, अगर जो नए हैं उनके लिए मैं बताता हूं एक कार का एग्जांपल लेके कि आखिरकार पीआईडी ब्लॉक जो डीसीएस में होता है या पीआईडी कंट्रोलर जो आप खरीदते हैं, तो वो पीआईडी एक्चुअल में करता क्या है, हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कार का एग्जांपल लिया हुआ है। कार के एग्जांपल में मैनिपुलेटेड वेरिएबल हमारा क्या है, एसी का फैन है, और प्रोसेस वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंटली मेजर द आपका करंट, यानी आपका जो पीवी है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू टेम्परेचर की क्या चल रही है। सेट पॉइंट आपने रखा हुआ है कि मेरे को इतना सेट पॉइंट चाहिए एसी का, राइट, और ये मैनिपुलेटेड वेरिएबल है। तो मैनिपुलेटेड वेरिएबल क्या कोशिश करेगा, एसी क्या कोशिश करेगा, जितना सेट पॉइंट डाला होगा और उसके पास जाने की कोशिश करेगा, और जो सेट पॉइंट आपने डाला है कि मेरे को 25 डिग्री सेल्सियस चलना चाहिए, उससे ज्यादा चल रही है, उससे कम चल रही है, तो दैट इज कॉल्ड द एरर। एरर क्या होता है, सेट पॉइंट और प्रोसेस वैल्यू, यानी जो प्रोसेस वैल्यू है और जो सेट पॉइंट डाला है उसके बीच की एरर को, बीच के डिफरेंस को एरर कहते हैं। और वो डिफरेंस को मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पे एमवी होता है, मतलब जो जाके बार बार क्या कमांड देता है एसी को कि कम हो कभी ज्यादा हो। राइट। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हमारे पीआईडी में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक, आपने क्या सेट पॉइंट डाल रखा है उस लूप में। दूसरा, उस लूप की प्रोसेस वैल्यू इस समय कितनी आ रही है। फिर प्रोसेस वैल्यू और सेट पॉइंट के डिफरेंस की वजह से जो आउटपुट निकलना चाहिए उसको करेक्ट करने के लिए दैट इज कॉल्ड द मैनिपुलेटेड वैल्यू या मैनिपुलेटेड वेरिएबल। ओके। अब कोर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका सिस्टम जो है वो किस तरीके का है, स्टेडी स्टेट का है या क्वार्टर स्टेट का है। तो ये कुछ ऑक्सीलेशन, कुछ ऐसे केसेस लिए गए हैं जो अक्सर हमें फील्ड में दिखते हैं जब हम किसी लूप की ट्यूनिंग करने जाते हैं, लूप ऐसा बिहेव करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्वार्टर वेव डैम्प रिस्पॉन्स, की ऐसा होगा कि क्वार्टर वेव्स आती रहेंगी, उसके बाद वो छोटी होती रहेंगी और फिर धीरे धीरे वो सेट पॉइंट की क्लोज आती रहेगी। तो अ नाइस इवन ट्रेंड लाइन विद अ मिनिमम ऑक्सीलेशन, इस तरीके का अगर ऑक्सीलेशन है तो आपका पीआईडी लूप जो है या लूप जो है, कंट्रोल लूप जो है, वो काफी हद तक जो है क्लीन है, आप उसको बहुत प्रिसाइज ट्यून कर सकते हैं। इसके बाद एक ऐसा रिजल्ट होगा जो सिस्टम अपसेट होगा, पता ही नहीं चल रहा है, कभी सेट पॉइंट ऊपर जा रहा है, कभी मैनिपुलेटेड वेरिएबल ऊपर जा रहा है सेट पॉइंट को अचीव करने, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी और ऊपर जा रहा है। तो मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो ये किस वजह से होता है, इम्प्रॉपर ट्यूनिंग और इम्प्रॉपर गेन की वजह से इस तरीके का सिस्टम अपसेट आपको प्रोड्यूस होता है। तो सोल पर्पस, यानी एक कोर पर्पस क्या है पीआईडी कंट्रोल का, टू मेंटेन द प्रोसेस वेरिएबल। जो आपका प्रोसेस वेरिएबल है उसको सेट पॉइंट के पास बिल्कुल लेके आना विदाउट वोलेटाइल ऑक्सीलेशन। वोलेटाइल मतलब जल्दी जल्दी ऑक्सीलेशन नहीं, सेट पॉइंट के एकदम करीब आ जाए आपका प्रोसेस वेरिएबल। यही काम होता है पीआईडी कंट्रोलर का, चाहे वो डीसीएस में हो, पीएलसी में हो, या आपने कोई छोटा सा फील्ड पे एक बैच कंट्रोलर लगा रखा हो, स्टैंड अलोन कंट्रोलर। राइट। क्लियर हो गई होगी बात आपको। अब बात करते हैं कि पी, आई और डी, ये तीनों के रोल क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं क्लियर होगा कि पी के करने की वजह से क्या होगा, आई के करने की वजह से क्या होगा, डी के करने की वजह से क्या होगा, तो आप अपने लूप पे कैसे फिट करोगे कि मैं पी डालूं कि अब आई डालूं कि डी डालूं या फिर कितना डालूं। ठीक है। तो इंटीग्रल की बात करते हैं। इंटीग्रल को जनरली एक वर्ड से बताया जाता है पास्ट। पास्ट मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है, आप एक बात पढ़ लो, लुक एट द चेंजिंग एरर, देखता है कि कितनी एरर चेंज हो रही है। The sum of all signal values captured over a counting period, एक टाइम वो अपने अंदर सेलेक्ट करता है कि 2 सेकंड या 1 सेकंड में कितनी बार वो वैल्यू चेंज हुई, उसे कैप्चर्ड किया, काउंटिंग एंड रिमूव द स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है। अब स्टेडी स्टेट एरर का मतलब क्या होता है, स्टेडी स्टेट का एरर का मतलब होता है कि आपका जो सेट पॉइंट है और जो आपका प्रोसेस वैल्यू है उसके बीच में एक इक्वल डिस्टेंस अब मेंटेन हो गया है। मतलब अब प्रोसेस सेट पॉइंट आपने 100 का डाल रखा है और आप देख रहे हैं बहुत देर से मेरा प्रोसेस वेरिएबल 98 ही चलता रह रहा है, तो यानी जो 2 का एरर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट एरर।
तो इंटीग्रल क्या करता है, पास्ट की एरर को देखता है, उसको एक्यूमुलेट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जितना आपने डाला होता है उतना उसको करेक्ट करने के लिए आगे की ओर मूव करता है। अब प्रोपोर्शनल का काम क्या होता है? प्रोपोर्शनल के जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कोई चीज बढ़ेगी, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी अपने आप बढ़ेगी। तो प्रोपोर्शनल का भी काम यही है। लुक एट द करंट एरर, वो क्या करता है कि जैसे अभी आपका लूप चल रहा है, आपका सेट पॉइंट 100 का है और आपकी प्रोसेस वेरिएबल चल रही है 102 की, तो 2 का एरर आया, तो वो क्या करेगा, उस करंट एरर को देखेगा, प्रोवाइड्स एन एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन स्ट्रिक्टली ऑन द इमीडिएट डिफरेंस ऑफ द सेट पॉइंट। तो आपने अगर P में 2 डाला हो तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो 4 का करेक्शन करने की कोशिश तरीके करेगा। मतलब जितना एरर होगा और जितना आपने प्रोपोर्शनल गेन डाला होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो उतनी ज्यादा तेजी से करेक्ट करता है। इसीलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि प्रोपोर्शनल की वैल्यू बहुत हाई मत रखो। बहुत हाई रखने में क्या होता है, आपको क्या मिलने लगते हैं, ऑक्सीलेशंस मिलने लगते हैं। तभी आपको क्या करना चाहिए, कट करते जाना चाहिए हाफ हाफ कि किस वैल्यू पे ऑक्सीलेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब डेरिवेटिव का काम क्या होता है, यानी प्रोपोर्शनल प्रेजेंट हो गया, इंटीग्रल पास्ट हो गया और डेरिवेटिव फ्यूचर हो गया। ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल लूप में लगाया जाता है जहां पे हमें पहले से सोचना होता है, पीआईडी कंट्रोलर को पहले से सोचना होता है कि उसका बिहेवियर क्या होने वाला है। उतनी ही रेट ऑफ चेंज से मैं पहले ही अपने मैनिपुलेटेड वेरिएबल को चेंज कर दूं, यानी जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को पहले ही चेंज कर दूं ताकि वो वाली कंडीशन रीच ही ना हो पाए। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट कि पीआईडी का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप लूप ट्यून करते वक्त गलती की संभावना आपसे कम हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एक मैट्रिक्स बताते हैं जिस मैट्रिक्स की हेल्प से आपको यह समझ में आएगा कि आखिरकार एग्जैक्टली ये वैल्यूज पढ़ती किस फॉर्म में है और दिखती किस फॉर्म में है। तो जब आप प्रोपोर्शनल किसी भी पीआईडी ब्लॉक को खोलते हैं डीसीएस की फेस प्लेट में, तो या तो वहां पे गेन लिखा होगा, या तो वहां पे प्रोपोर्शनल बैंड लिखा होगा, या तो यहाँ पे केपी लिखा होगा। इन तीनों में से कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा। और वो उसकी जो मेजरमेंट यूनिट होती है, उसकी जो यूनिट होती है, यानी आप वैल्यू डालते हैं, आपको पता है कि नंबर्स पढ़ते हैं, तो नंबर्स की यूनिट होती है या तो वो रेशियो में होगी या वो परसेंटेज में होगी। और उसका फंक्शन क्या होगा, डिटरमाइन हाउ फास्ट द सिस्टम रिस्पॉन्स। मतलब जितनी तेजी से पी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, सिस्टम का रिस्पॉन्स उतनी तेजी से बढ़ता जाएगा। लेकिन मैंने पहले बताया और ये याद आपको रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि आपको इतना रिस्पांस बढ़ा देना है कि कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, यानी ऑक्सीलेशन क्रिएट नहीं करने हैं। इसके बाद इंटीग्रल की बात करते हैं। तो इंटीग्रल की जब आप फेस प्लेट खोलेंगे पीआईडी ब्लॉक की, तो इंटीग्रल या तो रीसेट की फॉर्म में लिखा होगा, या केआई लिखा होगा, या टीआई लिखा होगा। इसकी जो यूनिट्स होती है वो रिपीट्स पर मिनट, मैंने कहा ना वो टाइम होता है, आप कितना टाइम डालने वाले हो। 5 दिखा तो 5 रिपीट्स पर मिनट चेक करेगा। मिनट्स पर रिपीट भी हो सकता है, सेकंड्स पर रिपीट भी हो सकता है। तो वो आप जितना वैल्यू डालोगे उतने टाइम का वो पास्ट में चेक करेगा कि कितनी बार वो चीजें रिपीट हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आउटपुट निकालूं। राइट, ये डिटरमाइन करता है कि हाउ फास्ट स्टेडी स्टेट एरर इज रिमूव्ड। जब भी स्टेडी स्टेट एरर की बात आ जाएगी, मतलब आपका सेट पॉइंट और प्रोसेस वैल्यू के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस आने लगेगा, तब आई जो है अपना खेल करता है और स्टेडी स्टेट एरर को कम करता है। अब बात करते हैं डेरिवेटिव की। इसका जो यूनिट लिखा होगा, रेट लिखा होगा, या पीडी लिखा होगा, या केडी लिखा होगा। राइट, वो सेकंड्स या मिनट्स में होगा कि कितने सेकंड्स और कितने मिनट्स का वैल्यू वो प्रिडिक्ट करने वाला है। डैम्पन्स द करेक्टिव एक्शन बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज। वो क्या करेगा, अपने एक्शन को डैम्पन्स मतलब दबाएगा, कुछ ना कुछ डैम्पिंग करेगा अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ चेंज, जो हमने डाला होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या एक बात खास लिखी है जो एक निकल के आती है कि एडजस्टिंग गेन हायर creates a more sensitive loop but decreasing proportional band achieves the exact same effect। ठीक है, आपको गेन्स को बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है, आपको प्रोपोर्शनल को ही एग्जैक्ट कम करना है, तो आपको सेम इफेक्ट्स मिलने लगेंगे। नोइंग योर स्पेसिफिक कंट्रोल यूनिट्स इज क्रिटिकल। आपको जब तक यूनिट नहीं पता चलेगी तो आप कैसे सोचोगे कि ये मेरा क्या चेक कर रहा होगा। राइट, तो ये क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। और एक खास बात तो ये है, स्लाइड को देख के आपको पता चल रहा होगा, पीआई जो कंट्रोलर होते हैं वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। डी का हम बहुत रेयर केस में यूज करते हैं, जनरली हम पीआई की वजह से ही यूज कर लेते हैं, पीडी तो यूज ही नहीं करते क्योंकि पी और डी का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक होता है। प्रॉब्लम क्या है डी के साथ, डेरिवेटिव एक्ट एज अ रेट ऑफ चेंज, देयरफॉर द प्रोसेस वेरिएबल सिग्नल मस्ट बी परफेक्टली कीन। ये रेट ऑफ चेंज को देखता है कि कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, उसके बेस पे वो आउटपुट निकालता है करेक्टिव वाला। तो अगर आपका सिग्नल में पहले से ही बहुत ज्यादा न्यूसेंस है, बहुत ज्यादा आपके कोई भी प्रॉब्लम है
इन्वायरमेंटल की, तो कोई नॉइज है तो वो भी उसको सेंस करेगा, सेंस करके उसको करेक्ट करने के चक्कर में आपकी एक्चुअल वैल्यू से डेविएट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव टर्म्स इंटरप्रेट सिग्नल नॉइज एज अ रैपिड चेंज, नॉइज को भी वो सेंस करता है एंड कॉजिंग द इरेटिक कंट्रोलर बिहेवियर। फिर डी की वैल्यू इसीलिए नहीं डालते क्योंकि उसके डालने की वजह से कंट्रोलर का बिहेवियर इरेटिक हो जाता है, राइट। तो इसीलिए डिस्पाइट द एक्रोनिम पीआईडी का नाम होने के बावजूद भी डेरिवेटिव इज रेयरली यूज्ड। ये दिमाग में रख लो भैया, नए वाले जितने भी लोग हैं जो अभी ट्यूनिंग कर रहे हैं, मिड लेवल वालों को समझ में आता होगा कि डी का आपको बहुत रेयरली यूज करना है, वो आपको समझ में आने लगेगा कि कब यूज करना है। द वेल ट्यून्ड पीआई कंट्रोलर इज द अनडिस्प्यूटेड वर्कहाउस ऑफ अ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड सफिशिएंट टू सर्व द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ प्रोसेस। पीआई अलोन ही 98% लूप्स को जो है वो फाइन ट्यून कर देता है। 1-2% ऐसे लूप होते हैं जहां पे डी की वैल्यू डालने की जरूरत आपको पड़ती है। अब बात करते हैं कि मेथड्स क्या क्या होते हैं ट्यूनिंग के। एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो हमको अपने बीटेक्स में, अपने डिप्लोमा में पढ़ाए गए थे कि जिग्लर निकोलस मेथड, कोहन कून मेथड, ये सारे मेथड जो होते हैं थ्योरेटिकल मेथड्स होते हैं और ये साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। ये जनरली हम अपनी रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज तो करते नहीं। दूसरा मेथड होता है डीसीएस ऑटो ट्यूनिंग। अगर आपके डीसीएस में ऑटो ट्यूनिंग का ऑप्शन है, जो कि किसी किसी डीसीएस में होता है, तो आप उसको लगाओगे, डीसीएस जो है वो ऑटो ट्यून कर देगा लूप को, या फिर कोई थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर लिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप डीसीएस को ऑटो ट्यून कर सकते हैं। लेकिन हमारा कौन सा है जो हम कॉन्सेप्चुअली जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं और हम जो यूज करते ही है, मैं भी यूज यही करता हूं, ट्रायल एंड एरर, कि मैं क्या करता हूं, वैल्यूज डालता हूं, इंक्रीमेंट करता हूं, मेजर करता हूं एडजस्टमेंट को और ऑब्जर्व करता हूं रियल टाइम कि सिस्टम स्टेबल हो रहा है कि नहीं। और इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा आपको टाइम चाहिए होता है, क्योंकि ये चीजें जो है ट्रायल एंड एरर है। ट्रायल एंड एरर बहुत रेयरली होता है कि 2-3 बार में ही सेट हो जाए, 4-5 बार लगते हैं। हर तरीके से एनालाइज करना पड़ता है कि पी से क्या इफेक्ट आया, आई से क्या इफेक्ट आया, राइट। तो ये 3 चीजें होती हैं जो आपको करनी होती है, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं होता है, राइट। अब आपका साइंटिफिक ट्यूनिंग, अब तरीका क्या है ट्यूनिंग का, ये तो हो गया आपको कि क्या मेथड होते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या पी होता है, क्या आई होता है। अब तरीका क्या है, पहले क्या करेंगे, इंटीग्रल और डेरिवेटिव को बिल्कुल जीरो कर देंगे, राइट। सेट गेन टू लो वैल्यू, गेन की वैल्यू यानी प्रोपोर्शनल की वैल्यू कुछ डालेंगे। डबल द गेन वैल्यू इंक्रीमेंटली, आप अपनी वैल्यू को डालेंगे फिर डबल करते जाएंगे। डबल करने में आपको हर बार ये सोचना है क्या प्रोसेस ऑक्सीलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर से डबल करो, अगर हो रहा है तो ठीक है, कट कर दो उससे, ठीक है। एडजस्ट द गेन वैल्यू डाउन बाय 50%, उससे 50% ऑफ कर दो। अब नेक्स्ट सेक्शन है आई पे। आई पे क्या एक्शन लेना है कि एम्प्लॉय स्मॉल इंटीग्रल वैल्यू, डबल इट इंक्रीमेंटली, छोटी सी वैल्यू डालो फिर धीरे धीरे डबल करो। जब आपको लगे कि प्रोसेस ऑक्सीलेट हो रहा है तो वहीं पे उसको रोक दो, ठीक है। अगर मतलब रोक दो तो आगे जाना, अगर नहीं हो रहा तो वैल्यू धीरे धीरे 50-50% करके बढ़ाते जाओ। अगर हो रहा है तो एक्शन फाइनल, कट द इंटीग्रल बाय 50%, फिर अपने इंटीग्रल को 50% वैल्यू से कम कर दो। अगर ऑक्सीलेट होने लगे उसके बाद क्या होगा, सिस्टम इज रेडी फॉर फाइन ट्यूनिंग। तो आपका सिस्टम जो है अनस्टेबल की कंडीशन से एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा और उसके बाद उसे आप धीरे धीरे छोटी छोटी वैल्यू अपने हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए ताकि जब भी आप जाएं तो आप कंफ्यूज ना हो कि मुझे करना क्या है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरा वेरिएबल किस टाइप का है। फास्ट चेंजिंग वेरिएबल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, यानी 1 to 10 रिपीट्स कर देते पर मिनट में। एक ही वैल्यू को रिपीट करना पर मिनट में 10 टाइम्स, तो वो होता है फास्ट। अगर 2 से 8 बार ही कर पा रहे हैं तो वो स्लो चेंजिंग वेरिएबल होते हैं। और ये जानना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि गोल्डन रूल यही है ट्यूनिंग का कि एडजस्ट ओनली वन पैरामीटर एट अ टाइम एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट। मतलब या तो पी को ही ट्यून करिए या तो आई को ट्यून करिए, दोनों एक साथ मत करिए कि पी की भी वैल्यू भी डाल दी और आई की वैल्यू भी कुछ डाल दी, तो बिल्कुल भी नहीं आप डिसीजन ले पाएंगे, ना उस लूप को करेक्ट कर पाएंगे। पी को डालिए, ऑब्जर्व करिए। पी को डालने के बाद आप छोड़ दीजिए, आपको पी समझ में नहीं आ रहा, पी की एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे वैल्यू डालिए जिसमें ऑक्सीलेशन मत प्रोड्यूस हो, आप डाल के आई को ट्राई करने लीजिए, ठीक है। आई पे थोड़ा स्टेबिलिटी मिले तो फिर पी को चेंज करिए, लेकिन एट अ टाइम एक ही चेंज करना है। 2 करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। ये तो एक बेसिक सा सिंपल है कि आपके जितने भी लूप होंगे जो आपके बॉक्स में होते हैं वो डीसीएस कंट्रोलर पे होते हैं और हम उस डीसीएस कंट्रोलर के लूप को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। डिस्क्रीट कंट्रोलर्स को ऑप्टिमाइज नहीं किया जाता है। इसके बाद आपको पता है कि इंडस्ट्रियल इंप्लीमेंटेशन जो पुराने जमाने से चला रहा वो किस तरीके का था।
पहले अर्ली मैकेनिक्स था, फिर न्यूमेटिक्स आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आया और अब पीएलसी डीसीएस आ गए, जिसकी हेल्प से मतलब ये तरीके थे पहले कुछ आपको पीआईडी कंट्रोलिंग करने के मेथड्स में, लेकिन अब मेथड क्या है कि आपका पीएलसी डीसीएस के थ्रू ही पीआईडी कंट्रोल हो जाता है। अब आपको पीआईडी कंट्रोल करना कहां होता है? आपके बहुत सारे टेम्परेचर कंट्रोल लूप्स होते हैं, फ्लो कंट्रोल लूप्स होते हैं, प्रेशर कंट्रोल लूप्स होते हैं, लेवल कंट्रोल लूप्स होते हैं। यही तो 4 तरीके के कॉमन लूप्स होते हैं। इसके अलावा और भी लूप हो सकता है, ब्रिक्स का हो सकता है, कंडेंसेट का हो सकता है, किसी पीपीएम का हो सकता है, पीपीएम बोले तो किसी बीओडी का, सीओडी का। तो ये कॉमनली है, उसकी हम बात करने वाले हैं इसमें, राइट। अब पीआईडी इसके अलावा क्या था? इसके अलावा कुछ और मेथड भी होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, ट्यून करते हैं, लेकिन उनकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखनी पड़ेगी कितना कॉम्प्लेक्स होता है। पीआईडी जो होता है वो सबसे कम कॉम्प्लेक्स होता है। अब आप सोचो पीआईडी ही हमें बहुत टफ लगता है, लेकिन वही अपने आप में सबसे कम टफ है। उसके बाद एफएलसी फजी लॉजिक कंट्रोल होता है। ये जो है ऐसी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जहां पे बहुत ही ज्यादा लिंग्विस्टिक वेरिएबल आपको अपने आप से देने होते हैं, ऐसे जहां पे हैवी इंडस्ट्रीज में यूज करना होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद एमपीसी होता है, मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल, जिसका हम एआई को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने लूप के साथ। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है क्योंकि वो क्या करता है, हमारे इस वाले लूप में एक ही तो फीडबैक आ रहा है, इसमें मल्टीपल इंटरेक्टिंग फीडबैक्स लिए जाते हैं कि ये वेरिएबल्स क्या कर सकता है इस लूप को, ये वेरिएबल क्या कर सकता है। तो सारे वेरिएबल्स को देख के ये पीआईडी वैल्यू ट्यून करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये वो एमपीसी मेथड है जो आजकल इंडस्ट्रीज ने यूज करना स्टार्ट कर दिया है आफ्टर द पीआईडी, राइट। इसके बाद लास्ट कि पीआई ओवर पीआईडी क्यों यूज करना चाहिए भैया? फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्री लूप ड्रॉप द डेरिवेटिव, अ वेल ट्यून्ड पीआई कंट्रोलर इज योर प्राइमरी ऑपरेशनल टूल। तो आप ये मैंने पहले ही बता दिया कि पीआई पे ही फोकस करना है, पीआईडी पे फोकस नहीं करना है। अपने यूनिट्स को याद रखना है कि नेवर एडजस्ट गेन और रीसेट विदाउट कंफर्मिंग योर स्पेसिफिक कंट्रोलर मेजर, क्योंकि हर डीसीएस का ऐसा नहीं होता है। आपने सपोज करो आपने योकोगावा में कोई वैल्यू डाली, तो वो सेम वैल्यू अगर आप जाके किसी सीमेंस के डीसीएस में या हनीवेल के डीसीएस में डालोगे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि उनकी यूनिट्स अलग होगी। इसीलिए बार बार लिखा जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि यूनिट्स चेक कर लो, यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही वैल्यू डालनी है, कन्वर्ट करके डालिए। मैथमेटिकल पेशेंस रखना है हिट एंड ट्रायल में। आपको जब तक आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्लांट की सेफ्टी हो, ऐसा ना वैल्यू डाल दो कि ऑक्सीडेट हो जाए और ऑक्सीडेट की वजह से ऐसा आउटपुट निकल जाए जो आपके प्लांट के इंपैक्ट को हैम्पर कर दे, प्लांट को सेफ्टी से मतलब अलग कर दे, कोई दिक्कत आ जाए। तो ये पेशेंस रखना है, तब आप पीआईडी लूप को अच्छे से ट्यून कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज और लोगों के साथ शेयर करिएगा। इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम कमेंट पे डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि पीआईडी कितना बड़ा टॉपिक है। आज ही एक वीडियो बनाया है, एक और वीडियो बनाऊंगा एप्लीकेशंस के साथ कि क्या क्या पी की वैल्यू और आई की वैल्यू रखनी चाहिए अगर लूप टेम्परेचर कंट्रोल हो या फिर लेवल कंट्रोल हो या फिर कोई और कंट्रोल हो, प्रेशर कंट्रोल हो, ठीक है। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए और एंजॉय करिए, और कोई रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।